हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आतिफा काजी। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो आईआर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जीएस पेपर 2 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो खबर देखें अगर हम, तो ये है कि चीन अपनी लगातार जो नौसैनिक शक्ति है वो बढ़ा रहा है। तो इसी वजह से अब ज़रूरत है कि भारत भी उसी को देखते हुए अपनी रणनीति बनाए और उस पर अमल करे और उसमें आगे बढ़े। तो पहले खबर के पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या इसमें कहा गया है चीन को लेकर, कि चीन किस तरीके से। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2004 की अगर बात करें तो 2004 में चीन ने अपना एक डिफेंस वाइट पेपर यानी DWP वाइट पेपर वो होता है जो किसी भी मुद्दे पर सरकार जिस पर प्रपोजल या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई अपनी रिपोर्ट जो देती है उसे वाइट पेपर हम कहते हैं। तो 2004 में इस तरह का एक डिफेंस वाइट पेपर जारी किया गया था चीन की तरफ से, और वो चीन की जो रक्षा रणनीतियां हैं उनसे जुड़ा हुआ था, डिफेंस वाइट पेपर था क्योंकि। तो अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो 2012 में जो चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे हु जिनताओ, उन्होंने ये कहा था कि ज़रूरत है कि अब चीन एक समुद्री महाशक्ति बने और इसी को लेकर अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीन लगातार आगे बढ़ रहा है और अपनी जो नौसैनिक शक्ति है उसको लगातार आगे बढ़ा रहा है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उत्पादक देश बन गया है और इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मर्चेंट नेवी है, कोस्ट गार्ड है, फिशिंग फ्लीट है, ये सब इसके पास है, उन्नत संसाधन है, तो इसके उन्नत उपकरण है। तो इसके बल पर, इन सभी के बल पर ये क्या कर रहा है, अपनी अलग अलग नीतियां बना रहा है और पूरे जो क्षेत्र है हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें भी आगे बढ़ रहा है। कैसे? अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, इसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो इन सब के जरिए चीन लगातार अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ा रहा है। अब हिंद महासागर की बात कर रहे थे, तो क्यों इस तरीके से जो चीन है वो इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए हमें पहले हिंद महासागर का जो पूरी इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्व है उसको समझना ज़रूरी है। तो हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो ये जो दुनिया के 5 बड़े जो महासागर हैं उनमें तीसरे नंबर पर आता है। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बाद ये तीसरे नंबर पर है, इसके बाद है सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। तो 5 महासागरों में से तीसरे नंबर पर ये आता है। और जो दुनिया के, अगर हम ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया का करीब 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन यहीं से होता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पूरे क्षेत्र आते हैं, जैसे इसमें बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर इसके अंदर है, ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, लाल सागर है इसके अंदर, अदन की खाड़ी है। तो ये सारे क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। अगर लाल सागर, जैसे चीन के प्रभुत्व की हम बात कर रहे हैं, वो अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है उस पर चल रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्या है? जैसे क्योंकि इसमें इस पूरे क्षेत्र में कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, तो जैसे बांग्लादेश में चित्तगोंग है, श्रीलंका का कोलंबो और हम्बनटोटा है, पाकिस्तान का ग्वादर है। इन सब के जरिए ये अपना एक इस तरीके से इधर पूरा अपना प्रभुत्व बनाने का काम कर रहा है। और अगर इसी तरीके से जिबूती में अपना प्रभुत्व कायम करके ये पूरा जो यूरोप से जोड़ता है, इधर लाल सागर से जाने वाला जो ये पूरा रूट है, इसके परिवहन को पूरा नियंत्रित कर सकता है। तो इससे पूरी इसकी इम्पोर्टेंट जाहिर होती है, इस पूरे क्षेत्र की इम्पोर्टेंस जाहिर होती है कि अगर यहाँ पर किसी का, जब तक सभी देशों के हित यहाँ पर सधते रहे इस पूरे क्षेत्र में। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पूरे जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है इसे कितने देश साझा करते हैं, इस पूरे क्षेत्र को। तो इसके जो सभी साझेदार हैं, जो हितधारक हैं, जब तक उन सभी के हित सधते रहे तो ठीक है। और भारत भी यही चाहता है हमेशा से कि सभी जो हितधारक हैं उनके हितों का सम्मान हो और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक देश का यहाँ डोमिनेंस हो जाता है तो जैसे मैंने बताया ये पूरा मार्ग नियंत्रित हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है होमरुस जल डमरू मध्य है। तो ये भी जो इम्पॉर्टेंट, जो प्रमुख ऑयल ट्रेड रूट्स हैं उनमें से ये एक है। तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, इस पर भी इफेक्ट होगा। तो ये पूरा क्षेत्र
अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर बात है अगर चीन का यहाँ पर प्रभुत्व होगा तो उसका कहाँ कहाँ किस किस तरीके से असर पड़ेगा ये हम समझ सकते हैं। तो ये इसके साथ साथ इसमें इसी वजह से यहाँ पर जो जैसे ब्लू इकॉनमी है, यानी कि जो मत्स्य पालन वगैरह है, ये सब चीज़ें इन सब पर भी असर पड़ेगा। इन सब के हिसाब के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और इन्हीं सब मामलों को अगर मिलाया जाए तो उसी को देखते हुए ये एक सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अपना प्रभुत्व कायम करेगा तो उसको क्या क्या फायदे होंगे, तो ये इससे समझ सकते हैं। अब ये बात हुई इस पूरे क्षेत्र के इम्पोर्टेंस की, इसके महत्व की। तो अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत इसके लिए क्या कदम उठा रहा है इस पूरे मामले के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए। तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा था, अपने वक्तव्य में कहा था कि ये जो पूरा क्षेत्र है इंडियन ओशन रीजन जो है IOR, तो इसमें भारत न सिर्फ एक विश्वसनीय भागीदार है बल्कि इसकी सुरक्षा के मामले में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस पूरे क्षेत्र में। और इसी को देखते हुए जो चाइना है, चाइना के जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ रहा है, उसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि अगर कोई भी एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो वो यहाँ सफल नहीं हो सकती है। तो उसी को देखते हुए IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में एक एक्सरसाइज की गई थी, नेवल एक्सरसाइज, जो भारत और अमेरिका के बीच में थी, पिछले साल ही की गई थी। और हालांकि इसी तरह की एक एक्सरसाइज जापान के साथ भी भारत कर चुका है। तो ये सब इसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए है, ताकि जो चीन जिस तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है तो भारत भी उसमें आगे बढ़ रहा है। और जो हम नौसैनिक शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा समुद्री जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जाहिर बात है जो नौसैनिक शक्ति है वो एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और भारत और चीन की जो कंपटीशन है उसके मामले में भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है नौसैनिक जो शक्ति है यहाँ पर। इसके अलावा इसी में एक कदम ये भी है कि भारत जो है वर्चुअल रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक सेंटर, यानी वर्चुअल रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक सेंटर, इसमें भी भागीदार है। ये क्या करता है, ये एक बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कही जा सकती है। इसमें क्या है कि जो ये पूरा क्षेत्र है तो इसके जितने भी भागीदार हैं वो इसमें एक जो वर्चुअल नेटवर्क है वो बनाने का और उसका संचालन करने का काम करते हैं इस पूरे क्षेत्र के हिसाब से। तो भारत की ये रणनीति है। इसके अलावा भारत ने कुछ परियोजना भी चलाई है, जैसे सागरमाला परियोजना की बात करें तो अगर हम सागरमाला परियोजना की बात करें तो इसका जो शुरुआत थी तो वो 2003 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने इसकी शुरुआत एक तरह से की थी, लेकिन अलग अलग चरणों में होते हुए ये सागरमाला जो परियोजना है ये 2015 में स्वीकृत हुई, अप्रूव हुई 2015 में। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, बेसिकली जो ये बंदरगाह है, जो समुद्री तट रेखा के जो करीब बंदरगाह है उनके आधुनिकीकरण से रिलेटेड है, कि उनका हर तरीके से विकास किया जाए इस तरीके से कि जो वहाँ पर जो मछुआरे हैं, तटीय समुदाय हैं, उनको रोजगार का बढ़ावा दिया जा सके। साथ साथ जो इसका जो बुनियादी ढांचा है उसके निवेश के साथ साथ घरेलू और जो एग्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो है उसकी लागत को भी कम किया जा सके, ये इसके उद्देश्य है इस तरीके का। और अगर हम बात करें तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट है, तो ये इसके अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा एक और है सागर विजन के नाम से। तो सागर विजन ये 2015 में प्रस्तुत किया गया था। तो सागर विजन जो है ये बेसिकली एक रणनीतिक पहल है। तो इस सागर विजन से हमें क्या समझ आता है, यानी कि जो ये परियोजना, जो भी ये प्रोजेक्ट है, जो भी ये पहल है, समुद्र का जो हमारे लिए क्या महत्व है, किस तरीके से हम उसको और देख सकते हैं, उसी के हिसाब से ये हमें एक विजन देती है। तो ये जो है ये IOR यानी इंडियन ओशन रीजन को प्राथमिकता देती है। तो जाहिर बात है ये उसी के हिसाब से उसके क्या फ़ायदे हैं, भारत के लिए क्या उसका बेनिफिट है और किस तरीके से भारत को उसको लेकर अपनी रणनीति बनानी है, क्या क्या कार्य करने हैं, तो उसी के लिए ये विजन जो है कार्य करता है। तो 2015 में आया था और ये IOR इंडियन ओशन रीजन में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे
और उसकी सुरक्षा को लेकर भी इसमें जोर दिया जाता है कि वहाँ पर सुरक्षा किस तरीके से कायम रह सकती है। और इसके लिए भारत को क्या है कि जो अपनी तटीय अवसंरचना है तो उसको मजबूत करके अपनी क्षमता में और ज़्यादा वृद्धि करना इसका उद्देश्य है कि इसके ज़रिए भारत अपने इन लक्ष्यों की उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। ब्लू इकॉनमी पर बल देती है कि किस तरीके से भारत के लिए इस पूरे क्षेत्र में ब्लू इकॉनमी को लेकर उसका इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से उसका और ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है। और इस पूरे क्षेत्र में जो अलग अलग देश हैं उनकी जो नौसेनाएं हैं, उनकी नौसेना और जो समुद्री सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके बीच जाहिर बात है हर देश के बीच कुछ ना कुछ आपसी मतभेद होते हैं। मैरीटाइम को लेकर जो भी ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को लेकर कुछ आपसी मतभेद होंगे, तो यहाँ भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इन सब के बीच जो है इन सब का सहयोग प्राप्त करके और उनके बीच में एक नेता के रूप में एक लीडरशिप लेकर आ सकता है, लीडर का रोल प्ले कर सकता है। और उन सबको जो ये सागर विजन है, ये अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसीज और विभिन्न नौसेना जो है, अलग अलग देशों की जो नौसेना है, उनके लिए एक सहयोग प्राप्त करने का मंच है। तो इसके ज़रिए भारत अलग अलग देशों का सहयोग प्राप्त कर सकता है और उनके जो आपसी मतभेद हैं उनको दूर करके एक लीडरशिप क्वालिटी के ज़रिए उभर कर आ सकता है, लीडर के तरीके से सामने आ सकता है। तो अब हम इसमें बात, अभी हमने पूरी बात की कि भारत की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। अब उसके बाद हम निष्कर्ष को समझेंगे। तो कुल मिलाकर जो बात निकलती है वो ये कि भारत को ज़रूरत है कि और अधिक ज़्यादा एक्टिवली इस पूरी जो अपनी नीतियां हैं उनको और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए, बहुत एक्टिवली इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ साथ अपनी जो इस पूरे क्षेत्र में जो उपस्थिति है उसको और ज़्यादा मजबूत करे। साथ साथ अब जो आपसी मतभेद की, जैसे मैंने बात की कि जो पूरे इस क्षेत्र को बहुत सारे जो देश हैं वो साझा करते हैं इस पूरे क्षेत्र को, तो उनके जो आपसी मतभेद हैं उनको आपस में, उनके मामले में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका भारत यहाँ निभा सकता है। ये एक इनिशिएटिव लेकर भारत, जो भारत के लिए बहुत खास रहेगा। इसके लिए जैसे हमने परियोजना देखी, सागरमाला भी है और सागर विजन भी है। सागर विजन की हम जब बात कर रहे थे तो भारत ने इसी की तर्ज पर मिशन सागर भी एक लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि पिछले साल जो कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी असिस्टेंस थी, मेडिकल असिस्टेंस थी, खाद्य सामग्री वगैरह, तो भारत ने इस IOR जो था, इंडियन ओशन रीजन के जो देश थे उन सभी को, कई सारे देशों को वहाँ पर अपना एक शिप भेजा था, केसरी। वो इन सबको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करने के लिए भेजी गई थी, जो कि एक भारत की तरफ से एक अच्छा कदम था और भारत को इस पूरे क्षेत्र में एक लीडरशिप क्वालिटी के रूप में उभरने का एक अच्छा मौका था। तो इसके साथ साथ और भी परियोजनाएं चलाए भारत ज़रूरत है कि साथ साथ और भी इस तरीके की परियोजनाएं आएँ जिससे इस पूरे क्षेत्र में और अच्छे से काम किया जा सके। तो ये निष्कर्ष की बात हुई। अब हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत किस तरह हिंद महासागर क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है? भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? विश्लेषण कीजिए। तो प्रश्न वही है जिस पर अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से जो चीन है वो हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी बढ़त बना रहा है और भारत के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पूरे क्षेत्र की भारत के लिए क्या निहितार्थ है उसके। तो वही सब इसके अंदर आपको अपने तरीके से बताना है। पूरा उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। 250 शब्दों में आप इसका उत्तर दीजिएगा। इसको अच्छे से उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलेंगे अगले टॉपिक में किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि आपके किसी और पेपर के साथ रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।